Mr. Recapper explained Army of the Dead. It is the most thriller horror movie ever. मूवी को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे लवली रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप बिना किसी मेहनत के इस जैसी मूवी देख सकें। तो चलिए मूवी स्टार्ट करते हैं। इस मूवी के स्टार्ट में हमें कुछ बड़े से व्हीकल रोड पर से आते हुए नजर आते हैं, जिसमें कुछ आर्मी के सोल्जर्स अपने हेडक्वार्टर में कुछ सीक्रेट चीज लेकर जा रहे होते हैं। इनके प्रोटोकॉल को देखकर यही लग रहा होता है वो कुछ बेशकीमती चीज लेकर जा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि एक कपल जो लॉन्ग ड्राइव पर निकले हुए होते हैं, जाने अनजाने में वो गाड़ी पर से अपना कंट्रोल खो देते हैं, जिसकी वजह से गाड़ी जाकर के लगती है मिलिट्री के कंटेनर को और वो वहीं ब्लास्ट हो जाता है। इस एक्सीडेंट की वजह से वो कंटेनर उलट जाता है और इसमें पड़ा हुआ बॉक्स बाहर आ जाता है। तभी एक सोल्जर हेडक्वार्टर कॉल करके बताता है कि हमारा एक्सीडेंट हुआ है, जल्दी से हमें हेलीकॉप्टर और मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए। हेडक्वार्टर में मौजूद लड़की जिससे वो बात कर रहा होता है वो उन्हें बताती है कि जितना जल्दी हो सके इस कंटेनर से दूर भाग जाओ और वो जगह खाली कर दो, मगर वो सब अपने आप को बहुत बड़ी चीज समझ रहे होते हैं। वो इसकी बात को सुनी अनसुनी कर देते हैं और कुछ सोल्जर स्लोली इस कंटेनर की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी इस बॉक्स में से एक खतरनाक ज़ॉम्बी निकल आता है जो बहुत ही भयानक, खतरनाक और शातिर होता है। सोल्जर्स उस पर धड़ाधड़ गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं, मगर इन गोलियों का उस पर कुछ असर नहीं पड़ रहा होता है। वो एक एक करके सब सोल्जर्स की छुट्टी करा देता है। इनमें से 2 सोल्जर्स छुपते छुपाते वहां से निकल जाते हैं, मगर वो ज़ॉम्बी उनका पीछा करके उन्हें ढूंढ लेता है और उन्हें मौत के घाट उतार देता है। ये टोटल 3 ज़ॉम्बीज होते हैं जो बहुत ताकतवर, शार्प और होशियार होते हैं, जिन्हें शैम्बलर्स का नाम दिया गया था। वो तीनों लॉस वेगास की तरफ बढ़ रहे होते हैं और देखते ही देखते सारा लॉस वेगास ज़ॉम्बी से भर जाता है। यहाँ सबसे खतरनाक बात ये थी कि वो ज़ॉम्बी सोचने समझने वाले और बहुत शातिर थे, जो एक एक करके सब लोगों को काट कर ज़ॉम्बी बना रहे थे। हर तरफ खून खराबा और डर का माहौल छाया हुआ था और हर तरफ आर्मी ज़ॉम्बीज को मार रही होती है। ये करते हुए वो ज़ॉम्बीज को एक जगह इकट्ठा करके उनके इर्द गिर्द कंटेनर का बाड़ बना देते हैं। वो इस शहर के इर्द गिर्द कंटेनर से बहुत बड़ी दीवार बना देते हैं, जिससे कोई भी ज़ॉम्बी इस पार नहीं आ सकता था। ज़ॉम्बी से लड़ते हुए हमें 3 सोल्जर्स को दिखाया जाता है जो बहुत बहादुरी के साथ लड़ रहे होते हैं, जिनका नाम स्कॉट, मारिया और एंडी रॉय होता है। इन्होंने ज़ॉम्बीज से लड़ते हुए अपने किसी न किसी करीबी को खोया होता है। इन ज़ॉम्बीज की वजह से पूरी दुनिया में खौफ का माहौल पैदा हो जाता है। सब बहुत परेशान और डरे हुए होते हैं। अब 6 महीने बीत चुके होते हैं। स्कॉट आर्मी छोड़कर एक रेस्टोरेंट खोल लेता है जहां वो अपनी जिंदगी गुजार रहा होता है। तभी वहां मिस्टर टनाका की एंट्री होती है जो स्कॉट से मिलने आया था। वो बहुत अमीर होता है। वो आकर के स्कॉट को बताता है कि अगले 4 दिनों में लॉस वेगास पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिया जाएगा, जिसकी वजह से मेरा 200 मिलियन यूरोज जो कि लॉस वेगास के एक कसिनो की बेसमेंट में पड़ा हुआ है, वो भी इस बॉम्ब की नजर हो जाएगा। वो स्कॉट को एक ऑफर देता है कि अगर तुम अपनी टीम के साथ मेरा 200 मिलियन यूरोज ले आओ तो मैं तुम्हें 50 मिलियन यूरोज दूंगा। मैं तुम्हें 50 मिलियन यूरोज दूंगा इस काम के लिए। तुम जितने भी आदमी ले जाना चाहो ले जा सकते हो, क्योंकि ये तुम्हारी मर्जी है, मगर मुझे मेरे 200 मिलियन यूरोज चाहिए। मैं तुम्हें 36 घंटों का टाइम देता हूँ। जिसके बाद स्कॉट पूरी रात इस बारे में सोचता रहता है, क्योंकि अगर वो वहां गया वो तो मरेगा ही मरेगा, साथ में वो सारे लोग भी मारे जाएंगे जो उसका साथ देंगे और उनकी मौत का जिम्मा भी स्कॉट के सर होगा। मगर इसके बदले उसे 50 मिलियन यूरोज मिलने वाले होते हैं। अगर वो इसे मिल गए तो इसके बाद पूरी जिंदगी उसे कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है जहां हमें दिखाया जाता है लॉस वेगास के इर्द गिर्द बहुत सारे कैंप्स लगे होते हैं। ये लोग यहाँ से किसी और शहर माइग्रेट हो रहे होते हैं। यहाँ हमें दिखाया जाता है गीता को, जो इंडियन होती है, जिसके 2 बच्चे होते हैं। इसे एक लड़की आकर के मिलती है जिसका नाम कीट होता है। ये स्कॉट की बेटी होती है। वो गीता को बताती है यहाँ एक लड़की है जिसका नाम लिली है। वो कुछ पैसों के लिए लोगों को लॉस वेगास के लॉकडाउन में भेजती है। यहाँ से लोग बहुत सारा पैसा लेकर आते हैं। ये दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ एक सिक्योरिटी ऑफिसर ब्रूट आ जाता है। वो कीट को टॉर्चर करना शुरू कर देता है, जिसे देखते हुए गीता इन दोनों के बीच आ जाती है और ब्रूट को जाने का बोलती है।
मीनवाइल वो कीट को कहती है, मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है, मुझे ये कदम उठाना ही होगा वरना मैं अपने बच्चों को आगे नहीं बढ़ा पाऊंगी। यहाँ से मूवी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ हमें स्कॉट को दिखाया जाता है जो अपनी बीवी, बेटी और वाइफ के साथ रह रहा होता है। एक दिन उसे पता चलता है कि उसकी बीवी को किसी ज़ॉम्बी ने काट लिया था। अब वो भी ज़ॉम्बी बन रही होती है। ना चाहते हुए स्कॉट को अपनी बीवी को मारना पड़ता है। ये सब कीट खड़ी हुई देख रही होती है। यही वजह थी कि वो अपने पिता के साथ नहीं रहती थी। अगले दिन सोचने के बाद स्कॉट इस काम के लिए रेडी हो जाता है और निकल पड़ता है अपनी टीम को इकट्ठा करने के लिए। सबसे पहले वो पहुंचता है मारिया के पास जो बहुत ही शार्प होती है। वो अच्छे तरीके से टीम को हैंडल कर सकती है। इसके बाद वो अपने सबसे अच्छे दोस्त वेंडी रॉय के पास पहुंचता है और उसे भी ये ऑफर देता है जो काफी अच्छा हिटर और शूटर होता है। वहीं इसकी मुलाकात होती है मैरियन से जो हेलीकॉप्टर उड़ाने में माहिर होती है। इसी के साथ साथ उसे कुछ शूटर की जरूरत होती है जिनमें वो शामिल करता है माइकी को और इसकी फ्रेंड चैम्बर्स को। अब सबसे आखिर में इन्हें जरूरत होती है लॉकर तोड़ने वाले की। तो वो जा करके मिलते हैं एक लॉकर एक्सपर्ट को जिसका नाम होता है डीटर। अब इनकी टीम पूरी हो चुकी होती है। ये सब कैसीनो के बेसमेंट में से 200 मिलियन यूरोज निकालने के लिए रेडी होते हैं। नाउ 36 घंटे का वक्त खत्म हो चुका होता है। वहीं इन्हें तनाका मिलने आता है। वो इनकी टीम में अपना एक बंदा शामिल करता है ताकि वो इन पर नजर रख सके, ताकि ये लोग यहाँ से पैसे लेकर भाग ना जाएं। वो उन्हें इस कसिनो की कुछ ब्लूप्रिंट दिखाता है और हर चीज़ के बारे में उन्हें आगाह करता है ताकि वो आसानी से पैसा निकाल कर वापस आ सकें। तनाका इन्हें सारा प्लान समझाकर वहाँ से निकल जाता है। अब ये टीम अपने मिशन पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है आर्मी के कैंप्स में जहाँ स्कॉट आखिरी बार अपनी बेटी कीट से मिलने के लिए आया होता है। वो कीट को बताता है कि मैं एक मिशन पर जा रहा हूँ, हो सकता है कि मैं वहाँ से लौट ना पाऊँ, इसलिए मैं आखिरी बार तुमसे मिलने आया हूँ। आफ्टर डैट कीट गीता के कैंप में जाती है उससे मिलने के लिए, मगर वो देखती है कि गीता यहाँ नहीं है। वो सोचती है कि कहीं वो इस पार तो नहीं चली गई। वो सीधा पहुँचती है लिली के पास और इस पर गन पॉइंट करके पूछती है कि गीता कहाँ है, आखिर तुमने उसे कहाँ भेज दिया। तभी उनकी आपस में फाइट हो जाती है। गीता अब ज़ॉम्बी एरिया में थी जो वहाँ से पैसे लेने गई थी। आफ्टर डैट सीन शिफ्ट होता है टीम की तरफ जो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। अब इन्हें सिर्फ एक शख्स की जरूरत होती है जो खुफिया रास्ते से इन्हें अंदर भेज सके। ये काम सिर्फ लिली ही कर सकती थी। अब वो लिली के पास पहुंचकर बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ ब्रूट आ जाता है जो इन्हें धमकी देता है कि मैं अभी सभी सोल्जर्स को बुलाकर तुम्हारा प्लान बताता हूँ। स्कॉट उसे 20,000 यूरोस की ऑफर करता है। तभी ब्रूट भी इनकी टीम में शामिल हो जाता है। अब ये सब टीम कंप्लीट हो चुकी थी और कंटेनर के इस पार जाने के लिए तैयार हो जाती है। लिली इन सबको कंटेनर के अंदर से ज़ॉम्बी एरिया में पहुंचा देती है। ये एक सीक्रेट रास्ता था जिसका इल्म किसी के पास नहीं था। अब वो लॉस वेगस के अंदर होते हैं जहाँ कई सारे ज़ॉम्बीज की लाशें पड़ी होती हैं जो धूप पड़ने की वजह से बहुत बुरी हालत में होते हैं। लिली बताती है कि ये बारिश होने पर ये सब जिंदा हो जाते हैं। लिली टीम से कहती है कि हमें आगे बढ़ने के लिए ज़ॉम्बीज के साथ एक सौदा करना होगा, अदरवाइज वो हमें आगे नहीं जाने देंगे। इसी के साथ लिली ब्रूट के पाँव पर गोली मार देती है और इसके हाथ पांव बांधकर इन ज़ॉम्बीज का इंतजार करने लगती है। ये सब देखकर स्कॉट की टीम इससे पूछती है कि आखिर तुम क्या करना चाहती हो, जिस पर लिली बताती है कि यहाँ पर ज़ॉम्बीज के अपने कानून हैं और अपने तौर तरीके हैं। अगर मैं ये ना करूँ तो उनकी सारी फौज हम पर टूट पड़ेगी, इसलिए अगर 200 मिलियन हासिल करना है तो हमें इनके रूल्स के अकॉर्डिंग चलना होगा। अब गोली की आवाज़ सुनकर वहाँ 2 ज़ॉम्बीज आ जाते हैं जिनमें से एक क्वीन होती है। वो ब्रूट को देखकर समझ जाती है कि इंसान हमारे साथ सौदा करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने हमें तोहफा दिया है। फिर वो दोनों उसे लेकर वहां से निकल जाते हैं और टीम के लिए रास्ता क्लियर कर देते हैं। अब वो टीम ओलंपस के अंदर से आगे बढ़ रहे होते हैं। वो बिल्डिंग में से जाने को प्रेफर करते हैं क्योंकि वहाँ ज़ॉम्बीज रोड की निस्बत कम होंगे। इसके बाद ज़ॉम्बीज को दिखाया जाता है जो अपनी मेन जगह पर होते हैं। वो अपने हेड के इर्द गिर्द जमा होते हैं जिसका नाम ज़्यूज होता है। ये वही ज़ॉम्बी था जिसने मूवी की शुरुआत में सोल्जर्स को मारा होता है। इसकी क्वीन वहाँ ब्रूट को लेकर आती है और ज़्यूज के कान में बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, कि कुछ ही अरसे में वो अपने बच्चे को जन्म देने वाली है। इसी खुशी में वो ब्रूट को मारने की बजाय ज़ॉम्बी बना देते हैं।
दूसरी तरफ कोलंबस के रास्तों को यूज करते हुए पूरी टीम मेन रोड की तरफ बढ़ रही होती है। वहाँ इन्हें कई ज़ॉम्बीज नजर आते हैं जो खड़े हुए सो रहे होते हैं। मार्टिन चैम्बलर को कुछ कहता है मगर वो इसे भाव नहीं दे रही होती है, जिसे देखते हुए वो चैम्बलर के साथ एक गेम खेल जाता है। वो चैम्बलर की लाइट को ज़ॉम्बीज के अंदर फेंक देता है। चैम्बलर इस लाइट को उठाने के लिए ज़ॉम्बीज के बीच में घुस जाती है और अपना रास्ता भटक जाती है। दूसरी तरफ पूरी टीम अंडरग्राउंड रास्तों से आगे बढ़ रही होती है मगर चैम्बलर पीछे से उन ज़ॉम्बीज में फंस जाती है। अब चैम्बलर तेजी से उन ज़ॉम्बीज के बीच में से आगे बढ़ रही होती है, तभी वो एक ज़ॉम्बी से टकरा जाती है जिसकी वजह से वो ज़ॉम्बीज जाग जाता है। चैम्बलर इससे लड़ना शुरू कर देती है। देखते ही देखते सारे ज़ॉम्बीज जाग जाते हैं। यहाँ चैम्बलर को ये मालूम होता है कि ज़ॉम्बीज के सर पर मारने से वो मर जाते हैं, अदरवाइज अगर उनके जिस्म पर गोली चलाई जाए तो उन्हें असर भी नहीं होता। इसलिए चैम्बलर इनके सरों पर शूट करना शुरू कर देती है। गोलियों की आवाज सुनकर बाकी भी चैम्बलर्स को बचाने के लिए दौड़ते हैं मगर उन ज़ॉम्बीज ने टीम के पहुंचने से पहले ही चैम्बलर को घेर लिया होता है। चैम्बलर उन्हें कहती है तुम मेरी फिक्र ना करो, मेरा सफर यहीं तक का था, तुम लोग आगे बढ़ जाओ वरना हम लोग जो हासिल करने आए थे वो कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। इसके बाद ना चाहते हुए माइकी को चैम्बलर की पेट्रोल वाली टैंकी पर गोली चलाना पड़ती है जिसकी वजह से बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और वो सारे ज़ॉम्बीज वहीं मारे जाते हैं। इसके बाद वो सब आगे बढ़ते हुए इस अंडरग्राउंड रास्तों से बाहर निकल आते हैं और मैप के जरिए देखते हैं कि बेसमेंट का रास्ता कहाँ से जाएगा ताकि वो इस तिजोरी तक पहुंच सकें। तब भी मैरियन उन सब से पेट्रोल के कैन ले लेती है क्योंकि उसने हेलीकॉप्टर को स्टार्ट करना था ताकि वो आसानी से बाहर निकल पाएं और वो हेलीकॉप्टर वेस्ट बैंक के टॉप पर होता है। वो पेट्रोल के टैंक लेकर वहां पहुंच जाती है। हेलीकॉप्टर को देखकर कहती है ये तो बहुत पुराना है, पता नहीं ये चलेगा भी सही या नहीं, ना जाने हम यहाँ से निकल पाएंगे भी सही या नहीं। अब पूरी टीम डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड हो जाती है। स्कॉट और कीट मेन पावर सप्लाई की तरफ आते हैं क्योंकि पूरी बिल्डिंग में लाइट नहीं होती। अगर वो जनरेटर में पेट्रोल डाल दें तो उनके लिए तिजोरी को ढूंढना आसान हो जाएगा। स्कॉट कीट से पूछता है आखिर तुम मुझसे क्यों नाराज हो। कीट कहती है मेरी माँ के जाने के बाद आपने आज तक मेरे बारे में कुछ नहीं पूछा कि मैं जिंदा भी हूँ या नहीं, जिस पर स्कॉट अपनी बेटी से माफी मांगता है। वहीं दूसरी तरफ माइकी और डीटर को दिखाया जाता है जो बेसमेंट में पहुंच जाते हैं जहां वो तिजोरी थी। वो तिजोरी के सामने पहुंच जाते हैं। ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि जिस तिजोरी में 200 मिलियन यूरोज हैं उसके लिए कोई सिक्योरिटी भी नहीं है। तब भी डीटर कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहाँ कोई खुफिया सिक्योरिटी ना हो, इसलिए हमें पहले इन सीक्रेट सिक्योरिटी पॉइंट को ढूंढना होगा वरना हम दोनों यहीं मारे जाएंगे। फिर वो दोनों एक प्लान बनाते हैं जिसमें वो ज़ॉम्बीज को चारा बनाएंगे ताकि वो देख सकें कि कहाँ कहाँ सिक्योरिटी पॉइंट फिट किए गए हैं और सभी रास्ते क्लियर होने के बाद यहाँ से चोरी करके निकल जाएंगे। वहीं तीसरी तरफ लिली और मार्टिन पहुंच जाते हैं बाहर ताकि वो ज़ॉम्बीज पर नजर रख सकें। वहीं मार्टिन एक गोली चला देता है। गोली चलाना असल में एक सिग्नल होता है कि हमने ज़ॉम्बी से कोई डील करनी है। वहाँ दूसरी मर्तबा मार्टिन एक और खेल खेल जाता है। वो कोइन को बांधकर उसका गला काटना शुरू कर देता है जिसके चीखने की आवाज पूरे लॉस वेगास तक पहुंच जाती है क्योंकि वो बहुत जोरों से चीख रही होती है। तभी देखते ही देखते वो कोइन का गला काट देता है। इसके चीखने की आवाज ज़्यूस तक भी पहुंच जाती है। इसे पता चल चुका था कि कोइन किसी न किसी खतरे में है। यहाँ हमें एक और बात पता चलती है कि मार्टिन यहाँ इन पर नजर रखने नहीं बल्कि कोइन का सर काटने के लिए आया था क्योंकि इसके मालिक को पैसों की कोई गर्ज नहीं बल्कि वो तो इन ज़ॉम्बीज पर अपना हुक्म चलाना चाहता था क्योंकि इसे पता था कि अगर इसके पास वो सर हो तो वो पूरे ज़ॉम्बीज को अपने काबू में कर सकता है और इनसे हर काम करवा सकता है क्योंकि टनाका बहुत ही जालिम इंसान होता है। वहीं दूसरी तरफ बेसमेंट में डीटर, वेंडी रॉय और साथ ही माइकी इन ज़ॉम्बीज को बेवकूफ बनाकर उन्हें तिजोरी के पास भेजने लगते हैं। कुछ तो पास हो जाते हैं और कुछ मारे जाते हैं जिनसे इनको ये पता चल चुका था कि कहाँ कहाँ हर्डल्स हैं और कैसे इनसे बचकर तिजोरी तक पहुंचा जा सकता है। दूसरी तरफ जैसे ही स्कॉट जनरेटर में पेट्रोल डालता है वहाँ लाइट आ जाती है और टीवी भी ऑन हो जाता है जिसमें न्यूज पर वो देखते हैं कि अब लॉस वेगास को 3 दिनों की बजाय 1.5 घंटे में तबाह कर दिया जाएगा। ये न्यूज सुनकर सब अपना काम स्पीड से करना शुरू कर देते हैं। वो तेजी से अपने काम में लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मैरियन हेलीकॉप्टर को स्टार्ट कर लेती है मगर ज्यादा पावर की वजह से वो ब्लास्ट हो जाता है जिससे हेलीकॉप्टर दोबारा बंद हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ डीटर इस तिजोरी के पास पहुंच जाता है। तभी सब कहने लग जाते हैं कि क्या तुम ये काम जल्दी जल्दी कर सकते हो, जिसके जवाब में डीटर कहता है ये काम बहुत ही मुश्किल और बारीकियों वाला है, अगर तुम सब चुप ना हुए तो मैं ये नहीं कर पाऊंगा। अब सब चुप हो जाते हैं।
काफी मेहनत के बाद डीटर इस तिजोरी को खोलने में कामयाब हो ही जाता है, जिसमें 200 मिलियन यूरोस पड़े होते हैं। वो सभी बहुत खुश हो जाते हैं, मगर जल्द ही इनकी खुशियों को नजर लगने वाली थी। दूसरी तरफ ज़्यूस अपनी क्वीन की बॉडी को देख लेता है, जिसका सर गायब होता है। वो रोने लग जाता है, वो बहुत गुस्से में होता है और अपनी क्वीन को उठाकर वापस हेडक्वार्टर आ जाता है और इसका पेट चीर कर इसमें से अपने बच्चे को निकालता है, जो पहले ही मर चुका था। जिसे देखकर ज़्यूस तो अब और भी ज्यादा पागल हो जाता है। वो अपने सब साथियों से कहता है, इस एरिया में जितने भी इंसान हैं उन सबसे डील खत्म और उनकी मौत का टाइम शुरू। अब पूरे एरिया में ज़ॉम्बीज फैल जाते हैं जो इंसानों को ढूंढ रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ बेसमेंट में दिखाया जाता है कि मारिया नोट गिनने वाली मशीन देख लेती है। वो उसे उठाने के लिए जा रही होती है, तभी वहां ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। वो इन ज़ॉम्बीज से लड़ने की कोशिश करती है, मगर वो ज़ॉम्बीज अपनी क्वीन के मरने की वजह से बहुत गुस्से में होते हैं। वो एक ही झटके में मारिया का काम तमाम कर देते हैं। अब सब टीम मेंबर इन ज़ॉम्बीज से लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। वो सब इन पर गोलियों की बौछार कर देते हैं, मगर इन गोलियों का उन पर कोई असर नहीं हो रहा होता है। इनमें ज़्यूस भी शामिल होता है। वो बेसमेंट में पहुंच जाता है। यहाँ डीटर वेंडी रॉय की जान बचाने के लिए इसे तिजोरी में बंद कर देता है और ज़ॉम्बी से लड़ना स्टार्ट कर देता है, मगर वो ज़ॉम्बी डीटर को मार डालते हैं। अब इन सब के पास निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता था, मगर मार्टिन तीसरी मर्तबा उनके साथ गेम खेल जाता है। वो इस रास्ते को बंद कर देता है और क्वीन का सर लेकर भाग जाता है। मार्टिन का पीछा एक शेर कर रहा होता है, जिसे इसका इल्म नहीं होता। वो भागते भागते एक गाड़ी के पीछे छुप जाता है और अपनी तिजोरी को देखता है तो वो हल्की लग रही होती है। जब वो इसे खोल कर देखता है तो इसमें क्वीन का सर नहीं बल्कि मनी काउंटिंग वाली मशीन होती है, क्योंकि स्कॉट को पता था कि मार्टिन इन्हें धोखा जरूर देगा। इसलिए वो क्वीन का सर निकाल कर उसमें पैसे गिनने वाली मशीन रख देता है। अब शेर मार्टिन पर हमला कर देता है। वो उसे उठा कर पटकता है और उसे चीर फाड़ कर रख देता है। अब वो सब लोग वहां से भाग रहे होते हैं, क्योंकि इनके पास इतनी ताकत नहीं होती कि वो उन शैम्बलर्स का मुकाबला कर पाएं। इसलिए वो मेन कैसीनो वाले रास्ते से भाग रहे होते हैं, जिनका पीछा ज़ॉम्बीज कर रहे थे। माइकी इन सब से लड़ता हुआ भाग रहा होता है, अगर ज़ॉम्बीज तादाद में बहुत ज्यादा होते हैं और वो माइकी को मारने की कोशिश करते हैं। माइकी मरने से पहले सबको वहां से भागने का कहता है, क्योंकि इसके पास एक बॉम्ब था जिससे वो खुद को हमला करने वाला था। जब सब वहां से भाग जाते हैं तभी माइकी वहां बहुत बड़ा धमाका कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ मौजूद सारे ज़ॉम्बीज मारे जाते हैं। अब सारे वहां से अपनी अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं। वहीं कीट पहुंच जाती है ज़ॉम्बीज के हेडक्वार्टर में, क्योंकि उसे पता था कि गीता वहीं कैद होगी। जब कीट वहां पहुंचती है तो उसे गीता मिल जाती है। गीता अभी तक जिंदा होती है, क्योंकि क्वीन के मरने की वजह से ज़्यूस ने उसे अभी तक नहीं मारा था। कीट इसे बचाने में कामयाब हो जाती है। वहीं सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ, जहां में दिखाया जाता है मैरियन ने हेलीकॉप्टर स्टार्ट कर लिया था। वो सबको हेलीकॉप्टर पर चढ़ने का कहती है। तभी वहां ज़्यूस आ जाता है, जिससे वो लड़ना शुरू कर देता है। तभी वहां कैली आ जाती है, जिसके हाथ में क्वीन का सर होता है, जो अभी भी जिंदा होती है। ज़्यूस को पता चल जाता है कि अगर क्वीन का सर इसके धड़ के साथ मिला दिया जाए तो वो दोबारा जिंदा हो जाएगी, मगर वहीं मैरियन हेलीकॉप्टर को उड़ाने में कामयाब हो ही जाती है। ज़्यूस कैली का ध्यान भटकते ही उसके पेट में एक सरिया घोंप देता है, मगर कैली भी बहुत चालाक होती है। वो क्वीन का सर टॉप से नीचे फेंक देती है, जिससे क्वीन का सर फट जाता है। अभी सीन कीट की तरफ शिफ्ट होता है, जो गीता को बचाने में कामयाब हो जाती है। इसे बचाते बचाते काफी देर हो चुकी थी। तभी वहाँ ज़्यूस पहुंच चुका था। वो इनके सामने आ जाता है। वो ज़्यूस पर गोलियां चलाना शुरू कर देती हैं, मगर ज़्यूस ने सर पर लोहे का हेलमेट डाल रखा होता है। इसकी वजह से कोई भी गोली इसके सर पर नहीं लग रही होती है और वो जिंदा होता है। दूसरी तरफ स्कॉट को याद आता है कि कीट तो अभी भी बिल्डिंग में है। वो अपना हेलीकॉप्टर इसी बिल्डिंग पर लैंड करवा देता है। जैसे ही ज़्यूस कीट पर हमला करने वाला होता है, वो कीट जैसे तैसे बचाकर ऊपर ले आता है, जहाँ हेलीकॉप्टर खड़ा होता है। मगर ये सब जब ऊपर पहुंचते हैं तो इन्हें पता चलता है कि मैरियन ने इन्हें धोखा दे दिया है, कि वो हेलीकॉप्टर लेकर वहां से भाग चुकी थी। सब भी वहां खड़े हुए मायूस हो जाते हैं, मगर वहीं दोबारा मैरियन की एंट्री होती है, जो इनके साथ मजाक कर रही थी। अब ये सब हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं। तभी वहीं ज़्यूस आ जाता है। वो भागते हुए बिल्डिंग से जंप मारकर सीधा हेलीकॉप्टर में आ जाता है, जहाँ स्कॉट और ज़्यूस के बीच काफी लड़ाई होती है। तभी मौके का फायदा उठाते हुए स्कॉट ज़्यूस के भेजे में गोली उतार देता है, जिससे ज़्यूस मारा जाता है। मगर इस लड़ाई के दौरान ज़्यूस ने स्कॉट को काट लिया था। दूसरी तरफ ये लोग देखते हैं कि एक न्यूक्लियर बॉम्ब भी लॉस वेगास में गिरने वाला होता है। इस बॉम्ब पे गिरने से एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिससे इनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है, मगर ये सब जिंदा बच जाते हैं। अब स्कॉट पर ज़ॉम्बीज का असर आना शुरू हो जाता है। वो आहिस्ता आहिस्ता ज़ॉम्बीज बन रहा होता है। फिर स्कॉट कीट को कहता है कि मुझे शूट कर दो। कीट बहुत
इमोशनल हो जाती है। तब इसको वो बात याद आती है जब स्कॉट ने अपनी बीवी को मारा था। अब कीट को पता चल चुका था कि स्कॉट ने जो भी किया था वो सही था। आखिर में उसे अपने पिता को शूट करना ही पड़ता है, क्योंकि अगर वो ऐसा ना करती तो वो ज़ॉम्बीज बनकर उसे भी मार डालता। अब वो पैदल ही अपना सफर शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ वेंडी रॉय को दिखाया जाता है जो उस तिजोरी में बंद होता है और उस धमाके की वजह से वो उस तिजोरी में महफूज रहता है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ में वेंडी रॉय को दिखाया जाता है जो 2 बड़े बड़े बैगों समेत जा रहा होता है। वो एक प्राइवेट जेट खरीद लेता है, मगर फिर वो अपने आप को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उसे भी ज़ॉम्बीज ने काट लिया होता है। ये प्लेन अब न्यूयॉर्क जा रहा होता है, जिससे ये पता चलता है कि इस फाइट न्यूयॉर्क में होने वाली है। अभी वेंडी रॉय ज़ॉम्बी बन चुका होता है और वो प्लेन में बैठा हुआ हंस रहा होता है। इस सीन को देखते हुए हमें ये पता चलता है कि इस मूवी का अगला पार्ट भी आएगा। तो ये मूवी यहीं खत्म होती है। अगर ये मूवी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।